जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 4 पे आते हैं, जहाँ पे कल हमारा लेक्चर एंड हुआ था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन को डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया था क्लासिफिकेशन क्या होती है, रिग्रेशन क्या होती है। बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू को क्लासिफाई करती है, और जो रिग्रेशन है ये कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है, कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज किया जाता है। इट्स मीन कि जो क्लासिफिकेशन जब हम कहते हैं तो वो कोई डिस्क्रीट वैल्यू हो सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं जिसमें हम किसी चीज को डेटा को क्लासिफाई करते हैं। जब एक रिग्रेशन जो है वो इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं कर रही होती, बल्कि वो बेसिकली हमारे पास एक प्रिडिक्शन टाइप की चीज होती है कि हम जिसमें प्रिडिक्शन के लिए बेसिकली इसको रिग्रेशन को यूज किया जाता है। देन सेकेंडली हमने देखा था कि क्लस्टर एनालिसिस में हमने देखा था कि क्लस्टरिंग जो है उसको हम कहते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो हमारे पास गिवन डेटा है और और वो ऐसा डेटा है जिसके साथ क्लास लेबल गिवन नहीं होता। मीन्स कि उसके साथ हमें ये नहीं पता होता कि जो हमारे पास गिवन डाटा है वो किस क्लास के साथ बिलोंग करता है। मीन उसकी कोई भी क्लास गिवन नहीं होती, जस्ट हमारे पास डाटा ही होता है। हम और क्लस्टरिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो भी डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है उनको हम इस तरह से सेपरेट आउट करें कि वो किसी सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर जो है उनको सेपरेट कर दें हम, कि जिस तरह की भी उनकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर उनको हम अलग कर लें। ठीक है, तो बेसिकली क्लस्टरिंग में हम काम वही कर रहे होते हैं जिसका क्लासिफिकेशन में काम कर रहे थे। क्लासिफिकेशन में भी हम चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं, क्लस्टरिंग में भी हम चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो डिफरेंट इस बेस पे हैं कि जो क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लगा सकते हैं जिन के लिए हमारे पास जो गिवन डाटा होता है उसके साथ उसका क्लास लेबल अगर हमारे पास गिवन है तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन लगाएंगे। और अगर गिवन डेटा जो है जिसको हमने सेपरेट करना है, अगर उस डेटा के साथ उसका जो एक क्लास का एट्रीब्यूट नहीं दिया गया हो तो फिर हम उसके लिए क्लस्टरिंग परफॉर्म करते हैं, और उसके लिए जो देन हमारे पास क्लस्टरिंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो हम उनके ऊपर लगाते हैं। फिर हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक क्लास जो हमने बना ली क्लस्टरिंग के थ्रू। अगर आप स्लाइड नंबर 10 पे देखें तो यहाँ पर आपके पास एक फिगर भी बनी हुई है, जिस फिगर में 3 दायरे हैं, एक बड़ा, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा। अब ये बेसिकली क्या है, ये क्लासेस हैं, या इसको आप कह रहे हैं क्लस्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, अब हर दायरे के अंदर जितने भी आपके और ये जो डॉट्स हैं छोटे नजर आ रहे हैं, ये आपके डाटा पॉइंट्स हैं, मीन डाटा सैंपल्स हैं जिनको आपने क्लस्टरिंग परफॉर्म किया इनके ऊपर। अब ये जो भी दायरे के अंदर आ गए, इसका मतलब है कि ये इस क्लस्टर का हिस्सा बन गए। अब जो बड़ा दायरा है, जो जितने भी इसके अंदर डॉट्स आए हुए हैं, ये जितना भी दूसरे लफ्ज़ों में जो भी डाटा है इसके अंदर, ये सारे का सारा डाटा इस बड़े क्लस्टर का हिस्सा है। इसी तरह से जो छोटा राइट कॉर्नर में जी जी सर जी स्टूडेंट्स को इशू है? स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना माइक से अपने ऑफ कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली माइक जो है ना अपने ऑफ रखें, क्योंकि आपकी आवाज सब तक जाती है। अच्छा, अब जितने भी हमारे पास ये क्लस्टर्स बन जाते हैं, तो क्लस्टरिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो एक क्लस्टर के अंदर जो सिमिलैरिटी है उसको ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो क्लस्टर के अंदर जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है उसको मैक्सिमाइज करना।
और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो एक क्लास से दूसरी क्लास या एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर के दरमियान सिमिलैरिटी को मिनिमाइज करना, मीन उनको क्लियरली डिस्टिंग्विश करना, क्लियरली सेपरेट करना एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ, ताकि वो मिक्स ना हो। तो बेसिकली ये सिमिलैरिटी ऑन द बेस ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज होती है। जितने भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज की बेस पे होगा अगर आपके पास कोई एक डेटा है, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, अब उस दूसरे डेटा के पॉइंट के साथ, एट्रीब्यूट के साथ उसके सिमिलैरिटी को चेक किया जाता है। मीन अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस को चेक किया जाता है। और यूजुअली जो डिस्टेंस यूज़ किया जाता है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। इसके अलावा और भी डिस्टेंस की टाइप है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो डिस्टेंस यूज़ किया जाता है वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस चेक किया जाता है और डिस्टेंस के बाद देखा जाता है कि उसका रेडियस के अंदर अगर आ गया किसी भी क्लास के साथ है तो वो उस क्लास के साथ बिलोंग करेगा, अदरवाइज वो दूसरी क्लास के साथ बिलोंग करेगा। तो बेसिकली जो क्लस्टरिंग है वो डेटा को क्लासिफाई ही करता है, लेकिन उस डेटा को क्लासिफाई करता है जिसके लिए आपके पास जो जो क्लास का लेबल है वो गिवन नहीं होता। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये अनसुपरवाइज्ड है। हमें नहीं पता कि ये किस क्लास के साथ बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके साथ क्लास लेबल गिवन नहीं होता है। इससे नेक्स्ट स्लाइड नंबर 11 पे शिफ्ट हूँ। तो स्लाइड नंबर 11 को हमें है आउटलायर एनालिसिस। आउटलायर एनालिसिस या नॉर्मली माइनिंग। आउटलायर बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर हम एज ए जर्नल समझे कि आउटलायर क्या होता है, तो आउटलायर एक ऐसा पॉइंट, डाटा पॉइंट होता है या ऐसी कोई चीज होती है जो नॉर्मल बिहेवियर से हट के हो रही होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि बाकी सारे आपकी क्लास की अगर एग्जांपल लूँ, तो अभी सारे लोग घरों में बैठ के क्लासें ले रहे हैं। ठीक है। अब बाकी सपोज 58 स्टूडेंट है, जिसमें से 57 स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेंटिव होके मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, जबकि एक जो स्टूडेंट है वो कभी दरमियान में बोलना शुरू कर देता है, कभी कुछ एक्टिविटी करता है, कभी कुछ एक्टिविटी करता है। तो इसका मतलब कि 1 आउट ऑफ 58 जो है वो नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, मीन उसके साथ कोई प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो जो स्टूडेंट होगा, जो 58th स्टूडेंट होगा जो नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं कि आउटलायर है। दूसरे लफ्जों में अगर अगर इस फिगर के अंदर देखें, स्लाइड नंबर 11 में एक फिगर गिवन है। अब इसमें देखें कि ब्लू कलर के कुछ डाटा पॉइंट्स लगे हुए हैं 2 डायमेंशन के अंदर। अब जो इसके साथ एक ऑरेंज कलर का एक पॉइंट है जिसको सर्कल किया गया है। अब इस जो ऑरेंज कलर का जो डॉट डाटा पॉइंट है, ये बाकियों से काफी दूर पड़ा हुआ है डिस्टेंस वाइज। अगर हम इसका डिस्टेंस देखें ना, तो ये बाकी जो ब्लू है ये आपस में करीब 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 सारे हैं, जबकि जो ऑरेंज कलर का जो आपके पास एक डाटा पॉइंट है वो इनसे काफी दूर जो है वो लाई कर रहा है। तो ये जो है, ये इसको हम कहेंगे कि ये एक आउटलायर है। ठीक है। तो आउटलायर क्या है जी, किसको कहते हैं हम? आउटलायर एक डाटा ऑब्जेक्ट होता है दैट डज नॉट कंप्लाई विद द जनरल बिहेवियर ऑफ द डाटा। जो उसका बिहेवियर जो जनरली बाकी डाटा पॉइंट्स का बिहेवियर होता है, उसका बिहेवियर वो नहीं होता। और इस को हम कहते हैं कि ये आपकी नॉइज है या एक्सेप्शन है। अगर आपने प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेप्शंस का लफ्ज सुना है तो या पढ़ा है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एक्सेप्शन आपकी कोई भी ऐसी चीज होती है जो जिसको आपके बल्कि अगर मैं टर्म यूज होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि अगर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ भी ऐसी चीज abnormal बिहेवियर आ जाए, तो उसको प्रोग्रामिंग के अंदर खास तौर पर जो विजुअल प्रोग्रामिंग्स हैं उनके अंदर सी शार्प वगैरह के अंदर क्या करते हैं, आप उसको एक्सेप्शन को हैंडलिंग के लिए प्रॉपर कोड लिखते हैं।
कि उसमें ट्राई, कैच और थ्रो इस तरह की ब्लॉक्स बना के देखते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको आप पकड़ के उसके देन उसको एक्सेप्शन को खत्म करते हैं, उसको डील कर लेते हैं। तो इसी तरह एक्सेप्शंस और नॉइज़ जो होती है वो आपकी एक आउटलायर आता है, आउटलायर होता है। इसी तरह के आउटलायर किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि हमारे पास जो रेयर इवेंट्स होते हैं वो आमतौर पर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं या इंटरेस्ट के होते हैं देन द रेगुलर वन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर क्रेडिट कार्ड को में फ्रॉड की डिटेक्शन के लिए बेसिकली ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आउटलायर डिटेक्शन, क्योंकि जब भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जाता है तो उसमें जो भी बंदा क्रेडिट कार्ड होल्डर है, अब उस क्रेडिट कार्ड होल्डर की जो क्रेडिट कार्ड करने की एक मखसूस पैटर्न होगा कि वो क्रेडिट कार्ड जो है वो यूजुअली किन तारीखों में यूज़ करता है या यूजुअली किस जगह पे वो जिस जगह पे वो लाइक करता है डेफ़िनिटली उसी जगह पे वो उसको यूज़ करेगा। तो इसी तरह से वो यूजुअली हर बंदा जिसने क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है उसका एक पैटर्न जनरेट हो जाता है कि वो अगर ट्रांज़ैक्शन करता है तो कितने की ट्रांज़ैक्शन करता है और कितनी बड़ी ट्रांज़ैक्शन करता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके एक नॉर्मल बिहेवियर में आ जाती हैं। शुरू-शुरू में जब भी कोई नया बंदा क्रेडिट कार्ड लेता है, फिर वो शॉपिंग करना शुरू कर देता है। उसमें करते-करते उसका एक पैटर्न बन जाता है, पैटर्न जनरेट हो जाता है कि ये बंदा जो है यूज़ करता है, किन डेट्स में यूज़ करता है या किन जगहों पे यूज़ करता है या किस टाइप ऑफ जो है वो लाइक कोई बंदा लेट्स से सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए ही करता है। तो वो बंदा एक बंदा जो है वो सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए कर रहा है। तो उसका एक पैटर्न बन जाता है कि ये इससे देखने में आया, ये ऑब्जर्वेशन में आया, बैंक देखता है कि ये बंदा सिर्फ पेट्रोल के अलावा इसको यूज़ नहीं कर रहा कहीं पे भी। दूसरा बंदा जो है वो लेट्स से वो किसी सपोज़ किसी एक मॉल से शॉपिंग के लिए या चंद मॉल्स से शॉपिंग के लिए यूज़ कर रहा है। अब वो बंदा जो है वो उस मॉल या उन चंद मॉल्स के अलावा कहीं और यूज़ नहीं कर रहा, तो उसका एक पैटर्न जनरेट हो जाता है। अब जब भी हम देखते हैं कि उसका क्रेडिट कार्ड जो है वो उस नॉर्मल पैटर्न से हट के यूज़ हुआ है, तो वो बेसिकली क्या है एक आउटलायर होगा। कि उस बंदे के जो नॉर्मल बिहेवियर से हट के जो उसकी जो परचेज़ेज़ हुई हैं उसके क्रेडिट कार्ड से, तो उसको हम कहेंगे कि ये आउटलायर है और ये उसका कोई कहीं फ्रॉडेंट इसकी ट्रांज़ैक्शन ना हो गई हो। तो बैंक फ़ौरन जो है उस तरह की जो ट्रांज़ैक्शन है उसको पकड़ लेता है और उसको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है इसके पैटर्न में ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ से परचेज़ करना या इतनी बड़ी ट्रांज़ैक्शन करना। तो इस तरह से जो जो एनालिसिस है उसको हम यूज़ करते हैं इस तरह के फ्रॉड वगैरह की जो ट्रांज़ैक्शन है, फ्रॉडेंट ट्रांज़ैक्शन है उसको पकड़ने के लिए। तो outlier values may also be detected with respect to locations and type of purchases or the purchase frequency। हाँ जी, जो अभी मैं बात कर रहा था कि आउटलायर वैल्यूज को हम डिटेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। एक बंदा जो है वो लेट्स से मीरपुर का रहने वाला है तो वो सिर्फ मीरपुर से ही परचेज करता है, लेकिन सडनली उसकी ट्रांजैक्शन कराची से होगी या लाहौर से होगी या इस्लामाबाद से होगी तो पता चल जाएगा कि ये बंदा तो जो जो सो फार जो ट्रांजैक्शन की है ये तो उस जगह से तो की नहीं है। तो इट्स मीन कि उसका कार्ड जो है वो किसी ने चोरी कर दिया है। एंड टाइप ऑफ परचेजेज़ जिससे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी, एक बंदा जो है सिर्फ़ पेट्रोल डलवाने के लिए करता है। दूसरा बंदा जो है वो सर्टेन जो शॉप से या मॉल से वो परचेज़ करता है तो वहाँ भी यूज़ करता है। लेकिन अब उससे हट के कोई होगी तो फिर भी वो देखेंगे कि ये वो बंदा परचेज़ नहीं कर रहा तो उसको कन्फर्म करेंगे। और द परचेज़ फ्रीक्वेंसी कि एक बंदा जो है वो ऑल द टाइम क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा है। हर तरह की जो उसने चीज़ें खरीदनी है उनके लिए वो यूज़ कर रहा है क्रेडिट कार्ड। जबकि एक बंदा है जो वो महीने में 1, 2, 4, 5 दफ़ा पैटर्न उसका यही है। लेट्स से कोई सैलरीड पर्सन है तो वो महीने के आखिर में परचेज़ करता है।
तो इसकी एक हिस्ट्री बन जाती है, मेंटेन हो जाती है कि वो बैंक देखता है कि उसकी ये जो बंदा है वो लेट्स से 20 तारीख से 30 तारीख के दौरान जो परचेज करता है, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी उसकी हिस्ट्री बन जाती है कि लेकिन अगर उसके अलावा वो देखते हैं कि उन डेट्स के अलावा अगर कोई परचेज हुई है उसके कार्ड से, तो वो उसको उसको एज आउटलायर समझते हैं। इसी तरह इसको आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें स्टैटिस्टिकली मेथड यूज किए जाते हैं और इसमें जो डिस्टेंस मेजर, जिसमें मैंने आपको बताया क्लस्टरिंग के अंदर, इसी तरह यहाँ पर भी डिस्टेंस मुख्तलिफ डिस्टेंस बेस्ड जो टेक्निक्स हैं वो यूज की जाती हैं। अब अगर इस फिगर के अंदर देखें तो एक डाटा पॉइंट से दूसरी डाटा पॉइंट, और स्पेशली जो ऑरेंज कलर का डाटा पॉइंट है, इसके दरमियान हम किस तरह पता चलेगा कि ये आउटलायर है, तो हमें वहाँ पर डिस्टेंस यूज करके जो पता चलेगा कि ये काफी जो है ना, ये इसका अपनी जो नॉर्मल बिहेवियर से हट के बैठा हुआ है। इसी तरह आपके डेंसिटी बेस्ड मेथड्स हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लस्टरिंग और रिग्रेशन एनालिसिस का हम क्लस्टरिंग जब परफॉर्म करें, अगर हम इसको देखें कि इसके क्लस्टर बनाएं, इस डाटा के ऊपर क्लस्टरिंग परफॉर्म करें, तो ये जो ब्लू कलर के डाटा पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एक क्लस्टर में आएंगे, और जो ऑरेंज कलर का डाटा वो एक अलग से रहेगा। तो जो भी उस क्लस्टर से हट के होगा तो वो भी आपका आउटलायर ही कंसीडर होगा। तो इस तरह बेशुमार ये मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए हम आउटलायर एनालिसिस करते हैं, और बेसिकली आउटलायर वैसे तो हमारे काम के नहीं होते, वो नॉइज होती है या एक्सेप्शन होती है, लेकिन वो बेसिकली क्या होते हैं, उस डाटा में अनयूजुअल बिहेवियर होते हैं, और उनको डिटेक्ट करने से हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम उससे हासिल कर सकते हैं। उसके पैटर्न से, नॉर्मल पैटर्न से जो हट के चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स आप रियल लाइफ से देख सकते हैं कि मसलन किसी भी वेबसाइट को हैक जब किया जाता है, और उस हैक करने के बाद उसमें से जो भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज कर रहा है, तो यूजुअली वो या डेबिट कार्ड यूज कर रहा है, और डेबिट कार्ड को यूज करता है एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए। अब जो एटीएम से पैसे निकलते हैं वो बेसिकली 500 या 1000 के मल्टीपल से ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से क्रेडिट कार्ड सॉरी डेबिट कार्ड में से अगर कुछ इसके अलावा अमाउंट्स ड्रा दिए, मतलब कि वो 500 का मल्टीपल नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली जो चीज होती है, ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म हो रही होती है, तो उसको आउटलायर ही कंसीडर होता है, मीन कि वो फ्रॉडेंट एक्टिविटी है। वो उसका मतलब है किसी का डेबिट कार्ड हैक हो चुका है, जिसकी वजह से वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि अगर एक बंदा, उसके पास एक डेबिट कार्ड भी है, एक क्रेडिट कार्ड भी है, अगर वो बंदे की ने शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, या शॉपिंग करनी है, तो उसने जो हमेशा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, और डेबिट कार्ड वो बंदा हमेशा एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए करता है। हालांकि आप डेबिट कार्ड को भी यूज कर सकते हैं एटीएम से पैसे निकलवाने के साथ साथ, जो आपकी पेमेंट है किसी शॉप पे करनी है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन किसी बंदे ने कभी भी उस डेबिट कार्ड से वो पेमेंट नहीं की है अपने डेबिट कार्ड को यूज करते हुए, तो इस तरह से जो भी वो ट्रांजैक्शन होगी अदर देन मल्टीपल ऑफ 5 और एटीएम से निकलवाने वाली, वो आपकी फ्रॉडेंट एक्टिविटी होगी। तो इसके अलावा बेशुमार एग्जांपल्स भी हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी इस बेशुमार आउटलायर्स होते हैं, जो एक्सेप्शंस आती हैं, तो वो भी आपकी आउटलायर में आते हैं, और ये आपके अगली बुक इस कोर्स के अंदर आउटलायर एक पूरा चैप्टर है, जिसको हम कोशिश करेंगे वहां तक पहुंच के, तो हम इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आउटलायर को एनालिसिस पूरा एक चैप्टर है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि उसको कुछ ना कुछ पोर्शन इसका जो कवर कर सकें।
अच्छा, अब जो हमारे पास जो डाटा माइनिंग जब हम करते हैं, तो डाटा माइनिंग के बाद जो हमारे पास पैटर्न्स जनरेट होते हैं, जिन पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, अब डाटा माइनिंग जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें थाउजेंड इवन मिलियंस ऑफ पैटर्न्स या रूल जो है ना वो जनरेट करता है, डाटा माइनिंग के थ्रू हम करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आर ऑल द पैटर्न्स आर इंटरेस्टिंग, कि जितने भी थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पैटर्न्स या रूल्स जो भी हमारे पास सामने आए हैं, क्या वो सारे के सारे हमारे इंटरेस्ट के होते हैं? तो इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे मुझे? जी, कोई स्टूडेंट बताएगा कि क्या सारे के सारे पैटर्न जो डाटा माइनिंग के थ्रू हम जनरेट करते हैं, क्या वो सारे के सारे हमारे इंटरेस्ट के होते हैं? नो शाबाश। सर। कैसे? जी, शाबाश। कोई बताना चाहेगा कि क्या जितने भी हमारे पैटर्न्स मिलियंस थाउजेंड्स जो जनरेट होते हैं वो क्या हमारे काम के होते हैं? नो सर। नो सर, सारे काम के तो नहीं ना। तो फिर वो जनरेट क्यों किए जाते हैं सारे? सर पॉसिबिलिटी देखने के लिए। जी, अगर पॉसिबिलिटी देखने के लिए। ठीक है। जितने भी आपके पास थाउजेंड और मिलियंस जो भी पैटर्न आपके जनरेट होते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे काम के नहीं होते, क्योंकि जो भी डेटा आपके पास है उस डेटा में से आपने पैटर्न निकाले, तो वो सारे के सारे आपके काम के नहीं होते, और किसी के वो सारे के सारे हो सकते हैं किसी के काम के भी ना हो, लेकिन उसमें उस पैटर्न में से कुछ ऐसी पैटर्न्स होते हैं जिसको आप देख के तो आपके काम का शायद हो सकता है तो वो या 3 या 4 पैटर्न या 2 या 3 चीजें ही आपके काम की हों, तो बाकी आपके काम के हों, लेकिन हो सकता है 1-2 किसी और के काम के हों। लाइक किसी कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए 1-2 पैटर्न डिसीजन मेकिंग के लिए वाले के लिए इस्तेमाल हो रहे हों, तो हो सकता है 1-2 पैटर्न उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या उससे नीचे लेवल पर हैं लोग, उनके लिए उनके यूजफुल हो। सो जितने भी हमारे पास पैटर्न्स होते हैं वो सारे के सारे सर जी म्यूट हो गए हो। सर म्यूट हो गया आपका। तो म्यूट हो गए आप। ये कोई ये बार बार किसी को रिमूव भी कर रहा है और मुझे भी म्यूट कर रहा है। आज बच्चे थोड़े से शरारत कर रहे हैं। सर मैं 2 दफा रिमूव हो चुका हूँ। सर जी सबको अटेंडे बनाए। अच्छा, ये आपके क्लास फेलो, ठीक है, और शुरू वाले दिनों में तो वो अननोन यूजर आता था, अब अननोन यूजर कोई नहीं है। अब ये है आउटलायर, ठीक है, ये आउटलायर है, ये नॉर्मल बिहेवियर को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हमने डिटेक्ट करना कि आउटलायर ये कौन है। अब इसके ऊपर हम अगर डाटा माइनिंग लगाए ना, तो जितने भी आपके यूजर्स हैं, ठीक है, इनके जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, लॉग इन की या लॉग ऑफ की। अली हैदर को किसी ने रिमूव किया अभी। तो अगर सारे के सारे जितने भी एक्टिविटीज हैं इनको हम अगर इसके ऊपर डाटा माइनिंग करें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन एक्टिविटी कर रहा है, इस तरह की ऐड कौन कर रहा है, रिमूव कौन कर रहा है और म्यूट कौन कर रहा है, सारा कुछ पता चल सकता है। सही तरीका पता चलेगा डाटा माइनिंग यूज करने का। जी, अगर ये ठीक है ना, आप बताएं ना, फिर सही पता चलेगा डाटा माइनिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं, समझ भी आ जाएगी। हमें सिर्फ अगर हम कोई मैकेनिज्म हमारे पास आ जाए जिससे हमारे पास जितने भी लॉग इन एंड लॉग ऑफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर हम सारे पास इन लॉग इन और लॉग ऑफ की जितनी भी हो रही हैं चीजें, अगर हम इनको
ये डाटा हासिल यहाँ से ले सके। ठीक है, अगर इस सिस्टम से सर ये आप जब मीटिंग बनाते हैं तो आप इसको प्राइवेट रखा करें, सारे होते ही अटेंडी हैं। ये सारे जो है ना जब भी लॉगिन होते हैं तो प्रेजेंटर होते हैं, मैं सारों को मैनुअली जो है ना वो अटेंडी बनाता हूँ, और इस वक्त सारे के सारे, अच्छा ये सारे के सारे प्रेजेंटर बने हुए हैं। मैंने अभी सारों को अटेंडी किया था, इस क्लास शुरू होते ही मैंने सारों को सर वो नहीं एक सर, वो सेटिंग सेटिंग होती है होती है, जिससे जो पहले ज्वाइन करता है वो आपकी परमिशन से ज्वाइन होगा और अटेंडी एज अ ज्वाइन होगा, कभी प्रेजेंटर ज्वाइन नहीं होगा। आप वो सेटिंग कर देते तो ठीक हो जाएगा। अब मैं जब भी लॉगिन होते हैं सारों को मैं अटेंडी करता रहता हूँ, आप ज्वाइन होते रहते हो, मैं इसको अटेंडी बनाता रहता हूँ। इस वक्त 14 स्टूडेंट जो हैं वो 16 अटेंडी हैं, बाकी जो है ना कि मेरा है, आप लोग खुद भी अपने आप को अटेंडी और प्रेजेंटर बना सकते हो। अभी देखें वो खुद अपने आप को जो है ना वो अटेंडी बना रहे हैं, ये खुद बना रहे हैं, ये बढ़ती जा रही है तादाद अटेंडी बनाने की। हाँ सर, एक स्टूडेंट आगा खुद को आप अटेंडी नहीं बना सकते। नहीं अभी बढ़ने ये तादाद 14 से नहीं कम सर, 19 हो। बंदा अटेंडी कर सर सकता है। एक कोई स्टूडेंट अटेंडी बना गया ना, कोई अच्छा स्टूडेंट है ना, नहीं कोई सर, ये हो student। जाता है खुद, ये होती है सेटिंग सर, अटेंडी बना सकते हैं आप। प्रेजेंटर बना सकता है ना। प्रेजेंटर की आपको अटेंडी सर बना आप सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद अरे प्रेजेंटर का खुद को बात अटेंडी नहीं बात बना यूज सकते। कर रहे हैं। मोइंद खान इस वक्त जो है ना वो एक्टिविटी कर रहा है। अरे अभी मुझे ये मोइन खान एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं सर ये आपके साथ बातें कर रहा हूँ। अच्छा, इसलिए आप हाईलाइट हो रहे हो। लेकिन अगर देखें, अगर बात जो बंदा कर रहा होता है वो हाईलाइट होता है इधर जो आपके अकाउंट से, तो आप देखें कि क्या वो बंदा, अभी देखिए प्रेजेंटर ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं और अटेंडिव बनते जा रहे हैं, लोग 25 हो गए, खुद बहुत हो रहे हैं। इसका मतलब है आप लोगों के पास है, और मैं अगर इसकी ये लिस्ट प्रिंट कर लूँ ना कि अभी सो फार प्रेजेंटर कौन है, रह गए हैं बाकी, तो पता चल जाएगा कि जो है वो कौन थे जो खुद जो प्रेजेंटर बने, और ये इन्हीं में से लोग अटेंडी बन रहे हैं। सर प्रेजेंटर खुद को अटेंडी नहीं बना सकता सर। 1 मिनट से ये कैसे हो सकता है? ये सर आप बेशक ट्राई कर गए, प्रेजेंटर खुद को अटेंडी नहीं बना सकता, दूसरों को अटेंडी बना सकता है, खुद को नहीं बना सकता। आप एक दूसरों को को ये कर रहा है, ये प्रेजेंटर ही एक्टिविटी कर रहा है, ये तो कंफर्म है कि ये जो है ना ये प्रेजेंटर ही कर रहा है। इस वक्त 25 अटेंडीज हैं और 11 प्रेजेंटर हैं, और सर आप 11 सेटिंग किया करें सर, जो भी आता है फिर अटेंडी होता है सर, इस तरह नहीं होता। अभी कोई स्टूडेंट आएगा वो भी एज अ प्रेजेंटर ही आएगा। लेकिन मोइन देखो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो प्रेजेंटर ही कर रहा है, ये तो कंफर्म है। वो तो है ना सर, राइट्स उसके पास है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप मीटिंग जब क्रिएट करते हैं, आप सेटिंग करते हैं, तो जो भी आएगा वो एज अटेंड ही आएगा। चले मैं कल मीटिंग सेट करने से पहले ये ऑप्शन देख लूंगा, अगर ऐसा हो तो ज्यादा बेहतर होता है। खैर एनीवे चले। सर मैं रीन भी इसी तरह सेटिंग करती है, उनकी बार भी जब हम ऐड होते हैं तो हम एज अटेंडी होते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन चेक कर लूंगा। चलें आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने ये तो पता चल गया कि हम सारे के सारे पैटर्न्स जितने भी जनरेट करता है डाटा माइनिंग सिस्टम, वो हमारे सारे के सारे हमारे काम के नहीं होते। तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि हमारे इसके 3 क्वेश्चन हमारे पास राइज होते हैं कि व्हाट मेक्स द पैटर्न इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे पैटर्न्स को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो उसमें से जो पहली चीज है कि कैन जो भी आपका पैटर्न है कैन इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन। अगर वो ह्यूमन उसको अंडरस्टूड कर सकता है तो हम कहेंगे कि ये पैटर्न जो है इंटरेस्टिंग पैटर्न है। व्हाट मेक्स पैटर्न इंटरेस्टिंग, तो अगर अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन है तो उसी को हम कहेंगे कि ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी चीज आती है कि वैलिड फॉर न्यू एंड टेस्ट डाटा। अगर वो पैटर्न वैलिड फॉर न्यू टेस्ट डाटा जिससे वो बना है और न्यू डाटा जो भी आएगा उसके लिए वैलिड है, तो वो हमारे पास क्या हमारे इंटरेस्ट का है।
और अगर वो यूजफुल भी है, हमारे लिए यूजफुल भी है, मीन हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिससे हमें कुछ उससे मालूमात या कुछ हमारे काम की चीज मिल रही है, देन क्या नॉवल भी है, दूसरों से सेपरेट भी है या दूसरों की तरह ही ये चीज है, देन वैलिडेट हाइपोथेसिस, कि हमने अगर शुरू में कुछ हाइपोथेसिस सेट किया हुआ है किसी चीज को, हमने कोई हमारे रिसर्च क्वेश्चन है जिसको हमने वैलिडेट करना है, कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम है जिसको हमने कहा कि अगर ऐसे हो तो ऐसे होता है, लाइक हम कहते हैं कि सपोज हम ये कहें कि कोई बंदा अगर वो नॉर्मल बिहेवियर से हट के बिहेवियर कर रहा है तो वो एक आउटलायर है। इसी तरह बैंक के डाटा से अगर देखें तो हम कहते हैं कि हमने हाइपोथेसिस सेट किया हुआ है कि एक जो बंदा है, जो उसके पैटर्न में से जो चीजें हमने सेट कर ली, तो हमने कहा कि एक बंदा जो यूजुअली है वो उसका एक ही पैटर्न होगा, उससे हट के वो शॉपिंग नहीं करता या पेमेंट नहीं करता या उतनी अमाउंट से या उस जगह से वो परचेज नहीं करता। तो अगर वो बंदा हुआ कोई ऐसी चीज आ गई है तो वो हमारे एक हाइपोथेसिस था जो ट्रू नहीं रहा, तो हमने कहा कि अगर ऐसा ट्रू ये हाइपोथेसिस ट्रू ना हो तो वो क्या होगा कि वो एक फ्रॉडेंट है या एक आउटलायर होगा। तो जितने भी हमारे पास इस तरह की एक्टिविटीज होंगी उनको उनके लिए हमने कोई ना कोई हाइपोथेसिस सेट किया होता है। अगर वो हाइपोथेसिस ट्रू हो तो हम कहते हैं ठीक है, अगर हाइपोथेसिस ट्रू ना हो तो हम कहते हैं कि ये वो चीज़ नहीं है। इसी तरह वो जो आपके पास पैटर्न आए वो नॉलेज को रिप्रेजेंट भी करे। इसी तरह हमारे पास इस चीज़ को मेजर करने के लिए कि वो पैटर्न हमारे इंटरेस्ट का है या नहीं है, इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव मेजर है, एक दूसरे कहते हैं सब्जेक्टिव मेजर्स। ऑब्जेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं आपके पास के जो उनके ऑब्जेक्टिव्स को मेजर कर रहे होते हैं कि वो जो ऑब्जेक्टिव थे हमारे सेट किए हमने वो अचीव हुए या नहीं हुए, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव मेजर्स है। इसके लिए हमने सपोर्ट और कॉन्फिडेंस पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी रूल को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास रूल के साथ लाइक हम लिखते हैं कि बाय एक्स कंप्यूटर टेंड्स टू बाय एक्स सॉफ्टवेयर, और उसके आगे हमने सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दो मेजर्स लिखते हैं। तो ये वही मेजर्स हैं जो हमारे बताते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉर एसोसिएशन रूल। जो सेकंड चीज होती है वो हम कहते हैं एक्यूरेसी एंड कवरेज फॉर क्लासिफिकेशन रूल, कि जब भी हमने कोई क्लासिफिकेशन के लिए कोई रूल बना लिया तो हमने या कोई मॉडल बिल्ड कर लिया तो हम उसकी जो है वो देखते हैं कि वो कितनी एक्यूरेटली क्लासिफाई करेगा और एंड कन्वर्ज और कितना वो आसानी के साथ मीन किसी एक जगह पर आ जाएगा, मीन स्टेबल हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि एक्यूरेसी जो भी क्लासिफिकेशन रूल है, जो भी क्लासिफिकेशन मॉडल हमने बिल्ड किया है वो कितने परसेंट डाटा को उसने करेक्टली क्लासिफाई किया और उसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी वगैरह क्या है, इस तरह की सारी चीजें। पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि व्हाट मेक्स द पैटर्न इंटरेस्टिंग। दूसरा जो रिसर्च क्वेश्चन या क्वेश्चन रेज होता है इस पैटर्न्स माइनिंग के लिए, तो वो होता है कि कैन अ डेटा माइनिंग सिस्टम जनरेट ऑल द इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। पहला है कि वो क्या चीजें हैं जो पैटर्न को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, व्हाट मेक्स पैटर्न इंटरेस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन है कि कैन डेटा माइनिंग सिस्टम जनरेट ऑल द इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, मीन के डेटा माइनिंग सिस्टम के अंदर क्या ये कैपेबिलिटी है कि वो सारे के सारे पॉसिबल इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को जनरेट कर सकें। तो उसमें जो चीज आती है वो ये होती है कि ये जो स्टेटमेंट है ये अनरियलिस्टिक है एंड इनएफिशिएंट टू जनरेट ऑल पैटर्न्स, कि ऑल पैटर्न्स को जनरेट करने के लिए ये जो हम कहते हैं कि कैन डेटा माइनिंग सिस्टम जनरेट ऑल इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ये एक अनरियलिस्टिक और इनएफिशिएंट है कि तमाम के तमाम जो आपके पास हैं इंटरेस्टिंग पैटर्न को जनरेट किया जा सके। सेकेंड जो चीज आती है इसमें कॉन्स्टेंट्स एंड इंटरेस्टिंगनेस मेजर टू फोकस द सर्च,
अब इसमें इंटरेस्टिंगनेस मेजर्स को भी यूज किया जाता है। बेशुमार इंटरेस्टिंगनेस मेजर्स है जो हम नेक्स्ट आई थिंक थर्ड चैप्टर में देखेंगे। प्लस इसको हम जब पैटर्न माइनिंग करेंगे 6 चैप्टर के लिए जाके, तो उसमें हम दोबारा देखेंगे कि इंटरेस्टिंगनेस को कैसे मेजर किया जाता है, इसके स्टैटिस्टिकल मेजर्स ना डॉक्टर ना भगवान करेंगे। उमर जफर, आपके साथ क्या हो रहा है? ठीक है जी। देन थर्ड चीज जो है वो एसोसिएशन रूल माइनिंग इंश्योर द कंप्लीटनेस, के जो एसोसिएशन रूल जो जनरेट होते हैं या डाटा माइनिंग की बेस के ऊपर जो एसोसिएशन रूल जब माइनिंग परफॉर्म करते हैं हमारे पास एसोसिएशन रूल बन जाते हैं, तो वो इंश्योर करता है कि इसकी कंप्लीटनेस, के वो जो भी जितने भी पैटर्न जनरेट हों वो आपके पास इंटरेस्टिंग पैटर्न ही होंगे। क्योंकि एसोसिएशन रूल जब भी हम जनरेट कर लेते हैं अपने डाटा माइनिंग से, तो वो उन तमाम रूल्स को वो वेरीफाई कर रहा होता है, और जितने जितने भी उसमें तमाम जो पॉसिबल जो भी माइनिंग हो सकती है, जब पैटर्न जनरेट हो सकते हैं। थर्ड चीज जो इसमें आती है कि ये रिमूव कर रहे हैं लोग एक दूसरे को। खैर, कैन सिस्टम जनरेट ओनली इंटरेस्टिंग वंस, तो हमारे पास के तीसरा क्वेश्चन है कि कैन सिस्टम डाटा माइनिंग सिस्टम जनरेट ओनली इंटरेस्टिंग वंस, कि क्या डाटा माइनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टिंग जो पैटर्न्स है वही जनरेट करता है। तो ये बेसिकली ऐसा हो नहीं सकता कि किस कंप्यूटर को या डाटा माइनिंग एल्गोरिथम को ये नहीं पता होता कि किसको किस में इंटरेस्ट है। वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो रूल्स को वो जनरेट करें। अब किसके इंटरेस्ट का क्या चीज है ये एल्गोरिथम को कोई पता नहीं होता। ये यूजर को पता होता है कि जब वो पैटर्न्स आ जाएं तो उनमें से उसके इंटरेस्ट का जो भी है जो भी कंसर्न है वो उसको वहां से पिक कर ले, बाकी सारे के सारे उसके काम के नहीं होते। तो ये हम कहते हैं कि हाईली डिजायरेबल टास्क ऑफ डाटा माइनिंग सिस्टम, कि वो सारे सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्टिंग रूल्स हैं पैटर्न्स हैं उनको जनरेट करें। और ये एक चैलेंजिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी है कि सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरेस्टिंग वंस ही जनरेट करे, और मिनिमम अमाउंट ऑफ पैटर्न्स वो जनरेट करे, और ऐसे पैटर्न जनरेट करे जो कि जिसको डिसीजन मेकर्स का या किसी यूजर के यूजर को इससे इंटरेस्ट भी हो। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 14 पे मूव होते हैं। तो अब जो हम कहते हैं कि डाटा माइनिंग काफी दिनों से हम डाटा माइनिंग पढ़ रहे हैं। तो डाटा माइनिंग जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये इसके अंदर सिर्फ एक ये जो बल्कि इसको कहते हैं एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसके ये मर्ज करके बेशुमार सब्जेक्ट्स को मर्ज करके ये डाटा माइनिंग बना हुआ है। जिस तरह आपने यहाँ पे नाम कुछ सुने के स्टैटिस्टिकल भी हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज हो रहे हैं होते हैं। इसी तरह क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग के नाम सुने, ये भी यूज हो रहे होते हैं। डेटाबेसेस की बातें हमने की, वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसी तरह डाटा वेयर हाउस की, इसी तरह डिफरेंट एल्गोरिथम्स की। देन हमने कहा कि हम पैटर्न जो जनरेट करते हैं उसको हम विजुलाइज करके देखते हैं। तो इसका मतलब है कि डाटा माइनिंग जो है ये बेशुमार सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर ये सब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है। सो डाटा माइनिंग में बेसिकली जो राइट साइड पे देखें तो पैटर्न रिकॉग्निशन एक पूरा सब्जेक्ट है जो डाटा माइनिंग के अंदर यूज करते हैं हम, कि डिफरेंट पैटर्न्स आपके पास होते हैं और उनको रिकॉग्निशन के लिए क्या पैटर्न है, किस तरह का है, क्या चीजें हैं,
तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। इसी तरह विजुअलाइजेशन पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट एरिया है, इसको डाटा माइनिंग में यूज़ किया जाता है। इसी तरह एल्गोरिदम्स कोई भी मशीन लर्निंग को भी डाटा माइनिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। इसी तरह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हमें रिक्वायर्ड होती है। जब हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करते हैं तो हमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चाहिए होती है। इसी तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जिनके ऊपर हमने डाटा माइनिंग परफॉर्म करना होता है। इस तरह इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी पूरा एक एरिया है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके करते हैं। देन डाटा वेयर हाउस पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम डाटा को प्री प्रोसेस करके उसमें स्टोर कर दें ताकि उस पर माइनिंग परफॉर्म करें। इसमें डाटाबेस सिस्टम और स्टैटिस्टिकल और मशीन लर्निंग। तो बेसिकली यहाँ पर स्टैटिस्टिक, मशीन लर्निंग, डाटाबेस, वैसे तो सारे ही काफ़ी इनका रोल है डाटा माइनिंग के अंदर, लेकिन तो स्टैटिस्टिक का बहुत ज़्यादा मेथड है और मशीन लर्निंग का जो सब्जेक्ट है इसका बहुत ज़्यादा रोल है डाटा माइनिंग के अंदर। और डेफिनेटली डाटा बेसिस तो होंगे तो डाटा माइनिंग परफॉर्म की जा सकती है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो डाटा माइनिंग के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं और उसको उसमें यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 15 में आ रहे हैं वाई कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन, कि ये इन सारे के सारे जो डिसिप्लिन हैं, सब्जेक्ट एरिया हैं, इनको क्यों डाला गया इसके अंदर। तो हम कहते हैं कि डाटा माइनिंग इज हाईली एप्लीकेशन ड्रिवन डोमेन। अब डाटा माइनिंग जो है वो एक एप्लीकेशन ड्रिवन डोमेन, इस मतलब क्या रियल लाइफ में की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और दूसरी बात जो है कि हमारे पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डाटा, मीन आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है। एल्गोरिथम मस्ट बी हाईली स्केलेबल टू हैंडल टेराबाइट्स ऑफ डाटा। इसलिए हमारे पास हाई डायमेंशनलिटी ऑफ डाटा है कि आपके पास जो डाटा है इसकी जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसलिए जैसा कि माइक्रो अरे में हैव 10,000 ऑफ डायमेंशंस। जो माइक्रो अरे है उसमें आपके पास हैव 10,000 ऑफ डायमेंशन, इसके अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह जो हाई कम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा के जो डाटा है आपका वो बहुत कम्प्लेक्स है, जिसमें डाटा स्ट्रीम्स एंड सेंसर डाटा आ जाते हैं, टाइम सीरीज टेम्पोरल डाटा, सीक्वेंस डाटा आ जाते हैं, स्ट्रक्चर डाटा, ग्राफ, सोशल नेटवर्क्स एंड मल्टी लिंक डाटा आ जाता है। इसी हेटेरोजेनियस, अब ये सारे के सारे जो डाटा हैं ये सारे का सारा हाईली कम्प्लेक्स डाटा है, जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों जो हमने कहा कि डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, डाटा बहुत कम्प्लेक्स है और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, जिसकी वजह से हमारे रियल लाइफ के अंदर जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आने की वजह से हमें इन सारे सब्जेक्ट्स को यूज़ करना मीन हमारी एक ज़रूरत है ताकि इन सारी चीज़ों को हम डील कर सकें। स्लाइड नंबर 16 पे आ जाते हैं, तो उसमें है एप्लीकेशंस ऑफ डाटा माइनिंग। वैसे तो हमने पीछे 2 लेक्चर पहले भी हमने एप्लीकेशन देखी थी, तो अब ये जो एप्लीकेशन है ये भी शायद उनमें से वो चीज़ें होंगी जो वहाँ पे डिस्कस नहीं हुई होगी, या तो देखते हैं हम कि वेयर डाटा इज देयर, वेयर देयर इज डाटा देयर इज डाटा माइनिंग एप्लीकेशंस। तो ये एक जनरल प्रोवर्ब है, हमने पहले भी देखी है कि जहाँ पर भी डाटा होगा वहाँ पर डाटा माइनिंग होगी, डाटा माइनिंग की एप्लीकेशन होगी। तो बेसिकली डाटा माइनिंग क्या जी एक नॉलेज इंटेंसिव एप्लीकेशन ड्रिवन डोमेन है, जिसमें जो बिजनेस इंटेलिजेंस के ये एक एप्लीकेशन है इसकी, कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली कि आप अगर किसी बंदे ने बिजनेस करना है तो वो उसको कैसे वो बिजनेस को कैसे करे। तो बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर डाटा माइनिंग की जो इस्तेमाल है वो हो रहा है, और उसमें क्यों इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हम इसको अंडरस्टैंड करना है कस्टमर को, कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। कि फॉर एग्जांपल हमने पहले भी देखी एग्जांपल कि कस्टमर कौन सी चीज़ें इकट्ठी खरीदता है, तो वो कस्टमर का बिहेवियर देखा, कस्टमर किन टाइम्स में कौन सी चीज़ें खरीदता है वो भी हमने डाटा माइनिंग से ही सीखा। तो बिजनेस को इंटेलिजेंस के अंदर हमें देखना है कि कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, फिर कस्टमर
वो जो फ्रीक्वेंट बायर कस्टमर है या रेयर बाय कस्टमर है, या वो किस तरह के आइटम्स में, किस तरह की चीज़ों में, किन टाइम में कौन सी चीज़ें खरीदता है। तो इस तरह के सारे कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। इसी तरह मार्केट में सप्लाई और उसके जो कंपीटिटर्स हैं, उनके बिहेवियर को भी समझने के लिए डाटा माइनिंग की जाती है कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड और जो कंपीटिटर्स हैं वो किस तरह की चीज़ें, मतलब कि उनमें बिहेवियर क्या है, उस सारे को समझने के लिए हम डाटा माइनिंग लगाते हैं, और ये डाटा माइनिंग लगा के हम अपने बिजनेस को इंटेलिजेंस बनाते हैं। इसी तरह हम बिजनेस को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होता है किसी भी बिजनेस का, उसका जो करंट रिकॉर्ड होता है, और उसका उसी बेस के ऊपर प्रेडिक्शन की जाती है कि ट्रांजैक्शन का या कस्टमर्स का जो भी या उस मॉल में या उस बिजनेस में जो उसका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या है, उसका करंट ट्रेंड क्या है, और उस बेस के ऊपर प्रेडिक्शन की जाती है ताकि वो बिजनेस को बेहतर बनाया जा सके। तो हम कह सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस हेल्प्स टू कंपेयर कस्टमर फीडबैक। ठीक है, कस्टमर फीडबैक से मुराद कि अब जो भी आप शॉपिंग करते हो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन, तो उसमें वो फीडबैक भी होती है, या नीचे जो कस्टमर कमेंट्स करते हैं वो बेसिकली उसकी बात हो रही है। इट हेल्प्स टू कंपेयर कस्टमर फीडबैक, एनालाइज द कंपटीटर्स के जितने भी आपके मार्केट में कंपटीटर्स हैं, लाइक अगर आप ने कोई चीज़ खरीदनी है, लेट्स से कोई मोबाइल खरीदना है, तो आप उसमें यूजुअली जो वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन जब आप करते हैं, तो वहाँ पर वो उन्होंने कंपेयर का ऑप्शन भी दिया होता है कि अगर आप ये चीज़ खरीद रहे हैं तो इसका कंपेयर कर लें दूसरी अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो वो आप कंपेयर भी करते हैं, कंपैरिजन एनालिसिस भी कर सकते हैं। देन रिटर्न वैल्यूएबल कस्टमर, और उस बेस के ऊपर जो आपके वैल्यूएबल कस्टमर मीन के वो कस्टमर जो आपके जिसको कहते हैं पक्के गाहक हैं, या वो कस्टमर जो के ज़्यादा आपकी शॉपिंग कर रहे होते हैं, उनको रिटर्न रखना, और उसके बेस के ऊपर स्मार्ट बिजनेस डिसीजन करना। तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस ही बेसिकली इसमें डाटा माइनिंग को यूज़ करते हुए बेसिकली जो बिजनेस है उसको ग्रो किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। डाटा माइनिंग इज अ कोर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, कि अगर डाटा माइनिंग नहीं लगाई जाएगी बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर, तो उसको जो वो बिजनेस है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता, और उस तरह से वो अच्छे तरीके से चल नहीं सकता। तो बेसिकली कि डाटा माइनिंग किस तरह उसको हेल्प कर रहा होता है, ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर रहा होता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के जिस तरह हम कहते हैं कि प्रीवियस लेट्स से हम कहते हैं कि पिछले साल जो ईद बकरा है उस पे कौन सी आइटम्स की सेल जो वो ज़्यादा हुई थी, और कौन सी आइटम्स की सेल लेट्स से कम थी। तो उस प्रीवियस हिस्ट्री के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, वो बिजनेस वाला क्या करता है, वो इस ईद बकरा के लिए भी उससे मुतल्लिका चीज़ें या उससे बेहतर चीज़ें वो अपने शॉप पे ले आएगा, ताकि जो है ना उसकी सेल को इम्प्रूव किया जा सके या बढ़ाया जा सके। तो इस तरह और भी बेशुमार सिर्फ ये कस्टमर की बात नहीं, बल्कि पूरी मार्केट की बात है। मार्केट का एनालिसिस किया जाता है, सप्लायर्स और सेल्स, इन सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट किया जाता है। इसी तरह क्लस्टरिंग टू ग्रुप कस्टमर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज के बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए ग्रुप जो कस्टमर्स हैं उनको उनकी सिमिलैरिटीज के अच्छा,
क्लस्टरिंग करते हैं हम ग्रुप्स, क्लस्टरिंग टू ग्रुप कस्टमर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज, कि जितनी भी सिमिलरिटीज की बेस के ऊपर है उन कस्टमर को ग्रुप कर दिया जाए, उनको कोई जो भी ऑफर देनी है, जो भी जिस टाइप के वो कस्टमर्स हैं, जिस लेवल के वो कस्टमर हैं, उस लेवल के कस्टमर्स को वो ग्रुपिंग कर दें। देन कैरेक्टराइजेशन टू अंडरस्टैंड फीचर ऑफ कस्टमर ग्रुप, के उन जो ग्रुप्स हैं उनको कैरेक्टराइज किया जाए। कैरेक्टराइजेशन हमने पहले भी देखी थी कि उनकी जो एट्रीब्यूट्स के हैं उनको हमने डिस्क्राइब करना है, क्योंकि उनके वो जितने भी ग्रुप्स हैं, लेट्स से एक है आपके जो कस्टमर्स हैं उनको अगर आपने ग्रुप्स बना दिए तो उनका कैरेक्टराइजेशन से बना दें उनके एट्रीब्यूट्स के कौन कौन से थे, मीन के वो उनकी एज क्या थी, वो लेट्स से उनको सैलरीड पर्सन थे, या वो जो भी इसके मतलब एट्रीब्यूट्स हैं उन सारों को हमने कैरेक्टराइज करना है। इसको हम कहते हैं कि जो भी ग्रुप्स बना दिए, क्लस्टर बना दिए, उनके फीचर्स को कैरेक्टराइज करना। इसी तरह वेब सर्च इंजन algorithmically maintain लिस्ट ऑफ पेजेस, इमेजेस, फाइल्स, फिर अडॉप्ट क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, ये डिफरेंट स्ट्रेटजी वो यूज कर रहे होते हैं। यूज करने के बाद जो सर्च इंजन काम कर रहे होते हैं। इसी तरह इसके जो बेशुमार चैलेंजेस आते हैं, ये आप वो देखेंगे कि इसमें से कुछ पोर्शन आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड है। तो इससे बाकी इसके इसी जितने भी ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस लेक्चर के अंदर, इसके रेफरेंसेस गिवन है आपके स्लाइड नंबर 18 के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो वो लेक्चर था जो कि पिछले क्लास में हमें ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो अभी आप लेक्चर नंबर 5 को ओपन कर लें, इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लेक्चर वाइज पीछे जा रहे हैं। लेक्चर तो हमारे रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन हम जो लेक्चर स्लाइड्स हैं उनके हिसाब से पीछे जा रहे हैं। तो काइंडली लेक्चर नंबर 5 ओपन कर लें। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 में देखें तो आपका एजेंडा जो आपका होगा उसमें मेजर इश्यूज इन डेटा माइनिंग, गेटिंग टू नो योर डेटा, डेटा फॉर माइनिंग, टाइप ऑफ डेटा सेट और डेटा ऑब्जेक्ट्स। ये जो मेजर इश्यूज इन डेटा माइनिंग है, ये वो टॉपिक है जो अभी प्रीवियस जो भी हमने शुरू किया हुआ है, बेसिक जो चैप्टर 1 है उसी का आखिरी जो आपका टॉपिक है। और जो बाकी आपके रिमेनिंग जो है वो आपके अगले चैप्टर में का पार्ट, चैप्टर नंबर 2 से। तो हम अभी देखते हैं कि मेजर इश्यूज इन डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग के अंदर जो जब भी हम डेटा माइनिंग सो फार हम जो कर रहे हैं, डेटा माइनिंग की बातें की हमने, सारे चीज़ें देखी, तो उसमें आप देखते हैं कि उसके जब डेटा माइनिंग परफॉर्म करते हैं तो उसमें इश्यूज क्या आते हैं। जब भी हम डेटा माइनिंग परफॉर्म करनी है तो उसमें इश्यूज क्या आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमें पता चलेगा कि डेटा माइनिंग जब भी हम करेंगे तो किन चैलेंजेस के साथ हमें मुकाबला करना पड़ेगा, हमें क्या इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो इश्यू है वो रेलेवेंट है माइनिंग मेथोडोलॉजी। जो भी हम डेटा माइनिंग के लिए मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, वो उसमें हमारे पास जब डेटा माइनिंग के कोई भी मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारे पास माइनिंग के लिए जो मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, इश्यूज आएंगे। तो सबसे पहला इशू है माइनिंग वेरियस एंड न्यू काइंड ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है कि एक जब हम अपने माइनिंग करते हैं तो उसमें एक तरह का नॉलेज नहीं, आपके पास उसके अंदर काफी टाइप ऑफ नॉलेज है एंड न्यू काइंड ऑफ नॉलेज, और इसमें और भी नए न्यू काइंड ऑफ नॉलेज ऐड अप होते रहते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन। जब आपकी एप्लीकेशन चल रही है तो उसी दौरान एक तो आपके पास है उसमें काफ़ी सारे जब मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं तो मेथोडोलॉजी में इसमें बेशुमार टाइप के नॉलेजेस को एट ए टाइम माइनिंग करना। लाइक हमने पीछे देखा था जब हमने कहा था कि वेब माइनिंग, तो वेब माइनिंग हमने कहा था कि वेब की जब माइनिंग करेंगे तो उसके अंदर आपके पास टेक्स्ट डाटा भी है, आपके पास उस पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर ऑडियो डाटा भी है, उस पेज के अंदर वीडियो डाटा भी है, उस पेज के अंदर ग्राफिक्स डाटा भी है। तो डाटा की जो वेरियस टाइप्स होंगी वो एक चैलेंजेस होता है।
न्यू काइंड ऑफ नॉलेज, और उसमें अगर कोई और तरह की इंफॉर्मेशन नॉलेज भी आ गई है तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज आता है। तो इसलिए इसका जो एक वाइड स्पेक्ट्रम है जिसको हमने माइन करना है मेथोडोलॉजी में। इस तरह माइनिंग नॉलेज इन मल्टी डायमेंशनल स्पेस, कि जब आपके पास मल्टी डायमेंशनल स्पेस आ जाती है, मीन उसके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, तो फिर भी जो माइनिंग मेथोडोलॉजी है उसमें भी आपके पास इश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह डाटा माइनिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी एफर्ट है कि डाटा माइनिंग जब आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स के इंटरडिसिप्लिनरी जब एफर्ट बनती है तो फिर भी आपके पास चैलेंजेस आ जाते हैं। इसी तरह बूस्टिंग द पावर ऑफ डिस्कवरी इन इननेटवर्क एनवायरनमेंट, कि जब आप माइनिंग कर रहे हैं, आप पैटर्न निकाल रहे हैं उस इन्वायरमेंट के जिसमें वो एक नेटवर्क इन्वायरमेंट है, उसमें इसकी डिस्कवरी के पावर को इंक्रीज करना भी एक आपके पास चैलेंजिंग है, एक इश्यूज है। इस तरह हैंडलिंग नॉइज, अनसर्टेनिटी एंड इन कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, कि जब आपके पास डाटा के अंदर नॉइज है, लाइक आउटलायर्स हैं या अनसर्टेनिटी है, या जो डाटा है वो आपके पास वो कंप्लीट डाटा नहीं है जिसको आपने माइनिंग परफॉर्म करनी है, तो वो भी आपके पास ये भी आपके पास एक बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं, इश्यूज बन जाते हैं माइनिंग के लिए। देन पैटर्न एवेल्युएशन एंड डिस्कवरी, के पैटर्न्स को एवेल्युएट करना कि क्या पैटर्न है और पैटर्न को डिस्कवर करना, ये भी आपके पास एक मेजर इशू है फॉर माइनिंग मेथोडोलॉजी के लिए। अच्छा, ये जितने भी चीजें जब हम माइनिंग परफॉर्म कर रहे थे तो ये सारे के सारे इशू उस वक्त जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड इश्यूज हैं। जो दूसरी कैटेगरी का इशू है वो है यूजर इंटरेक्शन। यूजर इंटरेक्शन से मुराद कि यूजर ने कैसे इंटरेक्ट करना है डाटा माइनिंग सिस्टम के साथ। तो पहला जो इशू है इंटरैक्टिव माइनिंग। इंटरैक्टिव माइनिंग से मुराद है कि जब भी कोई माइनिंग के लिए हमने कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर दी, तो जो भी प्रीवियस डाटा है वो तो हमने माइन कर लिया। अब इंटरैक्टिव माइनिंग की एप्लीकेशन चल रही है और न्यू पैटर्न्स आ रहे हैं, न्यू डाटा आ रहे हैं, उसको भी हम माइनिंग परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास, जिस तरह हम कहते हैं कि इंटरैक्टिव क्लास, एक क्लास ये है कि जो मैं लाइव इवेंट में करूं उसमें सिर्फ मैंने ही आप बोलते जाना है, आप लेक्चर जब एंड होगा देन आप के लिए क्वेश्चंस के लिए वो सेशन ओपन किया जाता है। दूसरा तरीका ये कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो साथ ही आप मुझे फीडबैक दे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपको उसी वक्त एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर किसी और का कोई क्वेश्चन आता है वो मुझसे पूछ लेता है। तो ये जो सेकंड मेथड है जो अभी हम अडॉप्ट करें, ये इंटरैक्टिव क्लास है। मीन आपको फीडबैक भी मिलती रहती है, न्यू नॉलेज आप ऐड कर रहे होते हैं या क्वेश्चन ऐड कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो यूजर इंटरेक्शन में इंटरैक्टिव माइनिंग के से भी मुराद ये है कि जब माइनिंग एप्लीकेशन चल रही होती है तो उसी टाइम के ऊपर न्यू डाटा भी आता जाता है और उस वक्त न्यू डाटा भी आ रहा होता है और माइनिंग भी परफॉर्म की जा रही होती है। इसी तरह इंटरकॉर्पोरेशन ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज के, वो जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो प्रीवियस डाटा है, उसको इनकॉर्पोरेट करना भी एक चैलेंजिंग होता है कि हम कैसे पिछले नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करें। प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा माइनिंग रिजल्ट्स, के डाटा माइनिंग के जो रिजल्ट्स हैं, डाटा माइनिंग परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट्स हैं, उनको प्रेजेंट करना और विजुअलाइज करना, किस फॉर्म में करें, किस ग्राफ में करें, किस टाइप में करें, ये भी यूजर इंटरेक्शन से मुताल्लिक़ है और ये भी एक मेजर इशू है डाटा माइनिंग का। इसी तरह एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि डाटा माइनिंग को क्या क्या इश्यूज हैं इसके साथ, तो एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ डाटा माइनिंग एल्गोरिथम टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूज डाटा रिपोजिटरीज एंड डायनामिक स्ट्रीम्स, के अब एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ डाटा माइनिंग एल्गोरिथम के इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि आपके पास एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है और सिर्फ डाटा नहीं बल्कि रिपोजिटरीज पड़ी हुई हैं। रिपोजिटरीज आपको पता है कि जहाँ पर डाटा आपके पास स्टोर होता है उसको आप रिपोजिटरी कहते हैं, या जहाँ पे लाइक डिक्शनरी टाइप की चीज़ें। एंड डायनामिक स्ट्रीम्स,
अब एक तो स्ट्रीम होती है जो स्टोर्ड स्ट्रीम होती है, एक डायनामिक स्ट्रीम जो स्ट्रीम्स चेंज हो रही होती है, ठीक है। अब रिपोजिटरीज भी ऐसी हैं जो कि जो चेंज हो रही होती हैं, और दूसरा के डायनामिक स्ट्रीम्स वो ऐसी स्ट्रीम है जो चेंज हो रही होती है रन टाइम के ऊपर, एग्जीक्यूशन के दौरान या डाटा माइनिंग करने के दौरान जो स्ट्रीम्स चेंज हो रही होती हैं। वो जो एल्गोरिथम की डाटा माइनिंग की एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती है, और उसके लिए एक इशू बन जाती हैं। इसी तरह पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीम्स एंड इंक्रीमेंटल माइनिंग मेथड्स टू हैंडल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉम्प्लेक्स डाटा थ्रू पार्टीशनिंग, कि जब आपके पास पैरेलल या डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीम्स होती हैं और इंक्रीमेंटल माइनिंग मेथड्स होते हैं, जो ऐसे इंक्रीमेंटल माइनिंग मेथड ऐसे जो हर स्टेप के ऊपर या हर अगले इटरेशन के ऊपर चेंज हो रहे होते हैं, तो ऐसे मेथड्स उनके लिए हैंडल करना कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड और कम्प्लेक्स डाटा हो, उसको पार्टीशनिंग में करने के बाद अगर हम उसको रिजॉल्व कर रहे हो, तो ये भी डाटा माइनिंग की एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी के लिए एक मेजर इशू है। क्योंकि बेशुमार हमारे पास मैकेनिज्म ऐसे भी हैं या एल्गोरिथम ऐसे भी हैं जिनमें हम प्रॉब्लम्स को पैरेलली डिवाइड करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर। अब जब हम ऐसे ये स्ट्रेटजी ये एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसमें पैरेलल डिवाइड प्रोसेसिंग पॉसिबल होती है, तो उसमें जब ये इंक्रीमेंटली जब हम इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंक्रीमेंटल माइनिंग मेथड जब हम उसके ऊपर लगाते हैं कि हर इटरेशन के ऊपर वो कुछ और उसमें चेंजेस आ रही होती हैं, तो उसको हैंडल करना जब हम करते हैं तो वो उसकी एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी जो है वो डाटा माइनिंग के लिए एक इशू बन जाता है कि जब हम ऐसे काम कर रहे होते हैं कि वो एफिशिएंसी वो मुतासर होगी, तो इस डाटा माइनिंग के लिए एक इशू बन जाता है। इसी तरह क्लाउड एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, कि जब भी हम जब क्लाउड एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे होते हैं और क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर जहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर लैब है और उस लैब के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम वो हमारा एक क्लाउड बन गया है, ठीक है। अब इसी तरह जो हम कुछ उनमें से उस क्लाउड के अंदर कुछ कंप्यूटर्स का क्लस्टर, कुछ कंप्यूटर्स को मिला के एक क्लस्टर बना देते हैं। अब वो क्लस्टर क्या करते हैं, वो क्लस्टर मिल के किसी एक काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो एक क्लस्टर है वो एक काम को करेगा। तो जब भी उस तरह का काम आएगा वो उस क्लस्टर के पास जाएगा, दूसरी तरह काम आएगा वो दूसरी तरह के कंप्यूटर्स के या क्लस्टर के पास जाएगा। तो इस तरह ये आपस में कोलैबोरेटिवली जब काम करते हैं, और उस एनवायरनमेंट में जब क्लाउड सिस्टम में सिर्फ हमारी लैब नहीं होगी, बल्कि सपोज 5, 10, 20 यूनिवर्सिटीज की लैब्स को मिला के एक लैब बन गई है, ठीक है। तो ये जब क्लाउड और उसके अंदर जो क्लस्टर्स बने होते हैं, वो सारे जब इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में होते हैं और उनको कोलैबोरेटिव काम करना पड़ता है, तो उससे डाटा माइनिंग की जो एफिशिएंसी है और स्केलेबिलिटी को मैनेज करना एक डाटा माइनिंग एप्लीकेशंस के लिए एक इशू होता है। इससे डाइवर्सिटी ऑफ डाटा टाइप्स, कि आपके जो डाटा है वो मुख्तलिफ तरह का है, कोई आपके पास स्ट्रीमिंग डाटा है, कोई टेम्पोरल डाटा है, कोई आपके पास नॉमिनल डाटा है। इस तरह आपके डाटा की जो टाइप्स डिफरेंट है, इनको हैंडल करना अभी डाटा माइनिंग के लिए एक इशू है। इसी तरह माइनिंग डायनामिक नेटवर्क एंड ग्लोबल डाटा रिपोजिटरीज। अब एक तो टाइप उनकी डिफरेंट है, दूसरा वो उनकी जो रिपोजिटरीज हैं जहाँ पे डाटा स्टोर्ड है वो डायनामिक है और मीन चेंज हो रहा होता है, और देन दूसरा वो नेटवर्क है कि मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा होता है। तो उनको हैंडल करना भी डाटा माइनिंग के लिए इशू होता है। इसी तरह डाटा माइनिंग एंड सोसाइटी, कि जब सोसाइटी के अंदर के डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर हम माइनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या इश्यूज बनते हैं। तो पहला इशू होता है सोसाइटी इम्पैक्ट ऑफ डाटा माइनिंग, सोशल इम्पैक्ट,
कि जो उसका सोशल इम्पैक्ट होगा डाटा माइनिंग के लिए उस वो क्या होगा, प्राइवेसी प्रिजर्विंग डाटा माइनिंग। अभी ये जितने भी फॉर एग्जांपल अभी जो हम कर रहे हैं इसी टीम के ऊपर अगर हम देखें तो इसमें प्राइवेसी प्रिजर्विंग के कोई प्राइवेसी नहीं है कि कोई बंदा हाइड रहे, दूसरा बंदा उसको हाइड रिमूव कर रहा होता है। तो इस तरह के ये भी अगर हम इसके ऊपर अगर इसी एप्लीकेशन में देखें तो इस एप्लीकेशन में जो अगर हम इसकी एप्लीकेशन अगर बनाते हैं तो उसमें जो पहला इशू होता है कि इसमें ये चैलेंज आ जाएगा प्राइवेसी को हम कैसे प्रिजर्व करें। दैन इज इनविजिबल डाटा माइनिंग, ऐसा डाटा जो कि विजिबल नहीं है उसकी हम कैसे माइनिंग परफॉर्म करेंगे। तो ये चंद इश्यूज थे जो कि माइनिंग के लिए डाटा माइनिंग में यूज होते हैं। अगर आपको इस टॉपिक को फर्दर स्टडी करना है तो आप ये बुक में गिवन है, बुक के पेज नंबर 29 के ऊपर, ठीक है। अगर फर्दर आपको डिटेल पढ़नी है तो आपकी बुक में पेज नंबर 29 के अंदर ये चीज मौजूद है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में जो बाकी लेक्चर रहेगा उससे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। सर मैंने अटेंडेंस आपको अटेंडेंस का देखते हैं अभी, अगर लेक्चर रिलेटेड इशू है तो वो आप पूछे पहले। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो काइंडली पूछ लें।